हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें अपने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल का जो भाग है, उसको भी फिर दो भागों में बांट का उसका अपन आज अध्ययन करेंगे। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए वापस पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान का मरुस्थल का अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला ये शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो आपको ये मानचित्र में दिख रहा है, ये पहला शुष्क और ये दूसरा अर्ध शुष्क। यानी अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र या 0 से 250 मिलीमीटर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ये जो मानचित्र में ये दिख रहा है, ये 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर, ये वाली, ये जो क्या है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो यहाँ से लेकर जो ये क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। फिर दूसरा प्रकार है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये पाया जाता है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र। जो ये 25 सेंटीमीटर ये दिख रही है, ये रेखा, इस रेखा से लेकर जो ये 50 सेंटीमीटर ये वर्षा रेखा है, ये वाली यहाँ तक, यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच का जो भाग है, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। 9 लगा के लिखना। 0 यानी कि जो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है, यह मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। बहुत मोस्ट है। जो 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली जो रेखा है, ये राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। शुष्क 0 से 25 सेंटीमीटर और अर्ध शुष्क 25 से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र। अब अपन वापस देखते हैं। जो पहला जो मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, इसकी जो परिभाषा है कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। जो शुष्क मरुस्थल है, 0 से 25 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला क्षेत्र 0 से 25 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, ये वाला जो 0 से 25 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ से लगा के ये, इसको भी पुनः अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये वाला जो ये क्षेत्र है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वापिस। यानी कि जो शुष्क मरुस्थल है, इसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बालुका स्तूप किसे युक्त प्रदेश किसे कहते हैं, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहते हैं। तो आसान भाषा में समझे कि जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं उसे युक्त प्रदेश बोलते हैं। यानी कि जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं ना शुष्क मरुस्थल में, उस क्षेत्र को अपन बालुका स्तूप युक्त प्रदेश बोलते हैं, जो 58.5% भाग पर पाए जाते हैं। क्या? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते वो कितना प्रतिशत भाग है? 58.5%। और दूसरा है जो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते उसे मुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझे। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% भाग पर पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर? 41.5% भाग पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे पथरीला मरुस्थल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्थर पाए जाते हैं नीचे, पथरीला मरुस्थल है ये, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमादा। ठीक है, वापस देखते हैं।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसका प्रतिशत कितना है? 41.5%। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। और जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। बहुत सी बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, हमादा क्या है? तो एक पथरीला मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो शुष्क मरुस्थल है उसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। ठीक है, फिर यहाँ से और था ये वाला शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो अब देखो अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रकार में बांटा गया? 2 भागों में ना। एक तो था बालू का स्तूप रहित प्रदेश और एक था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये देखो जो ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये तो क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये पत्थर की टाइप ये दिख रहा है ना ये है बालू का स्तूप रहित प्रदेश या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी ये पथरीला भाग है। ठीक है, और ये जो बालू का स्तूप रहित प्रदेश है ये जैसलमेर के पोखरण जिले में व जोधपुर के फलोदी स्थान पर पाया जाता है। जो पथरीला मरुस्थल है हमादा यानी बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है? वो तो है ये पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। लेकिन जो बालू का स्तूप रहित क्षेत्र या जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और पथरीला मरुस्थल पाया जाता है वो कौन कौन सी जगह है? पोखरण, जैसलमेर व फलोदी, जोधपुर। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ये अपन ने पढ़ लिया था और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में चूने पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। बहुत मोस्ट है, चूने पत्थर की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कौन सा? बालू का स्तूप रहित क्षेत्र। हमने इनकी सामान्य जानकारी पहले ही पढ़ ली थी, अब अपन इनको विस्तार से पढ़ रहे हैं। बालू का स्तूप रहित प्रदेश। ठीक है, जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते उसे रहित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को पथरीला प्रकार का मरुस्थल कहते हैं, यानी कि हमादा कहते हैं। ठीक है, जो बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है इसे अपन पथरीला मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, पथरीला प्रकार का मरुस्थल कहते हैं या बोलते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो पाता, अतः बालू का स्तूप का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र वो कैसा है? पथरीला है, यानी कि पथरीला होने के कारण यहाँ मिट्टी का निक्षेपण यानी जमाव नहीं हो पाता है, अतः यहाँ बालू का स्तूप का निर्माण नहीं हो पाता है। पथरीले मरुस्थल को इस क्षेत्र में हमादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। अपन ने पहले पढ़ लिया था, हमादा किसे कहते हैं? पथरीले क्षेत्र को। अब अपन देखेंगे दोस्तों वापस कि बालू का स्तूप क्षेत्र रहित प्रदेश कौन कौन से। तो अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि पोखरण, जैसलमेर और फलोदी, जोधपुर, यहाँ पथरीला मरुस्थल यानी कि बालू का मुक्त प्रदेश या रहित क्षेत्र पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप, जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो बालू का स्तूपों का निर्माण पवनों द्वारा मिट्टी का निक्षेपण करने से होता है। ठीक है दोस्तों, जो बालू का स्तूप है उसका निर्माण कैसे होता है?
पवनों द्वारा मिट्टी का निक्षेपण करने से जो जमा मिट्टी होती है उसके द्वारा बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। बहुत ध्यान रखना इसको कि सर्वाधिक बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और बालू का मुक्त या बालू का रहित क्षेत्र कौन सा? पोखरण, जैसलमेर व फलोदी, जोधपुर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आकार रूप के आधार पर अब अपन बालू का स्तूपों के प्रकारों को पढ़ेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़े इसको। जो सबसे पहला प्रकार है बालू का स्तूप का वो है बरखान। कौन सा? बरखान। आपने पहले पढ़ रखा होगा तो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में, चूरू जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र के चूरू जिले में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। बरखान की आकृति अर्धचंद्राकार होती, वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये जो इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार, यानी चंद्रमा के समान है। अर्धचंद्राकार आकार की जैसी इसकी आकृति होती। किसकी? बरखान की। ये हवा के साथ गतिशील होते। कैसे? गतिशील होते हैं, यानी कि पवन की दिशा में होते हैं। कहीं कहीं यह है 10 से 20 मीटर ऊंचे तथा 100 से 200 मीटर ऊंचे भी होते हैं। क्या? बरखान। बरखान कहीं कहीं 10 से 20 मीटर और कहीं कहीं 100 से 200 मीटर ऊंचे होते हैं। यह मरुस्थल के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी पाए जाते हैं। कौन? बरखान। और सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र के चूरू जिले में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये वायु की दिशा के समकोण होते हैं। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं वो वायु की दिशा के कैसे होते हैं? समकोण। ऐसे ये समकोण बन गया। ठीक है, तो ये वायु की दिशा के क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, कई स्थानों पर ये स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप बाड़मेर व जोधपुर क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? बाड़मेर व जोधपुर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। कौन से? अनुदैर्ध्य व रेखीय बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर होते हैं। जैसे पवन ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे जाएंगे, यानी कि हवा के दिशा के समानांतर होते हैं, यानी हवा के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये पवन की दिशा के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। सर्वाधिक अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। इसमें सत्य या असत्य में पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवा के दिशा के समानांतर होता है, कौन सा समकोण होता है, ऐसे पूछते हैं इसमें। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अनुदैर्ध्य कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर में। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों तारानुमा बालू का स्तूप। कौन सा? तारानुमा बालू का स्तूप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी आकृति तारे के समान होती है। जो पहला पॉइंट देखते हैं, हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप तारानुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं। जो हमादा होता है, मैंने आपको पथरीला मरुस्थल बताया, उसके जो चारों ओर जो होता है वो तारानुमा होता है। ठीक है, मरुस्थल। ठीक है, जब हवाओं में दिशाओं में जब ज़्यादा परिवर्तन होता है तो बनने वाले स्तूप तारानुमा कहलाते हैं, यानी कि तारानुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप तारानुमा स्तूप कहलाते हैं। जब हवाओं में दिशाओं में जब ज़्यादा परिवर्तन होता है तो बनने वाले स्तूप तारानुमा कहलाते हैं। सर्वाधिक तारानुमा बालू का स्तूप जैसलमेर व सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर व सूरतगढ़
गडसरी गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।